अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। छोड़ दे सब कुछ, हम सेमीफाइनल में आ चुके हैं। मतलब कि ये हमें ख्वाब तो देख रहे थे और ये ख्वाब ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे कि बहुत ही कोई चीज़ें इधर उधर होनी पड़ेंगी एंड द यूनिवर्स विल हैव टू मूव अराउंड फॉर अस टू बी इन सेमीज एंड इट हैपेंड एंड यूनिवर्स डिड मूव अराउंड। और पता है क्या, ये वाकई हुआ, ये वो पॉसिबिलिटी असल हो गई, हकीकत बन गई जिसका सोचा भी नहीं था किसी ने, वहमो गुमान भी नहीं। वो एक फैंटास्टिकल सी बात नहीं होती कि अगर ये उससे हार जाए तो ये फलाना साउथ अफ्रीका को हरा देगा, ये शायद नहीं सोचा था, ये नहीं सोचा था। इंसान सोच सकता है कि यू नेवर एक्सपेक्ट कि कोई हकीकत भी बन सकती है। जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे ये सोचा था, क्योंकि जिम्बाब्वे से हम भी हार चुके हैं, लेकिन नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हरा दे ये शायद नहीं सोचा था। मतलब वो एक और केस स्टडी है। जरूर सोचा था कि शायद बारिश की वजह से मैच मुतासर हो जाए तो हमारी कोई सूरत बन जाए या हमारा कोई चांस बन जाए, लेकिन लो एंड बिहोल्ड हमारा चांस क्या, वी आर देयर इन द सेमीफाइनल्स। मतलब तमाम उम्मीदें जब दम तोड़ जाती हैं ना, तो फिर अल्लाह मियां आपको लिटरली, ये तो वही बात है कि अल्लाह मियां आपको दिखाते हैं कि अच्छा तुम क्या सोच रहे थे और हम क्या सोच रहे थे। ये साउथ अफ्रीका को हमेशा चोकर्स चोक कर जाते हैं जब कोई मुसीबत वाली सिचुएशन में होते हैं, और माशाल्लाह वो हो गया। तो चूंकि वो हो गया और रेपुटेशन भी ऐसी थी, तो हमें एक रास्ता मिल गया एंड वी आर बैक इन द गेम। बड़े मीम्स बने वैसे पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर वंस अगेन जो है, हालांकि काफ़ी टेंशन वाला वीकेंड भी गुजर रहा था और भी बड़ी पॉलिटिकल आपको पता है कि डेवलपमेंट्स थी, लेकिन इसने तो क्रिकेट ने तो खुश कर दिया। और अगेन वही वाली बात है कि हम ये ख्वाब देख रहे थे कि अगर ये हो जाता, वी हैड, आई वुडंट से वी हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, बट देयर वाज इंटरेस्ट वाज लूजिंग इन दिस वर्ल्ड कप। आपको पता है ना, वो इंटरेस्ट जरा खत्म होता जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान की अब वो ऑब्वियसली लग रहा था कि मैं और आप ये बात कर रहे थे ना पिछले दिनों, मतलब अभी 2-4 दिन पहले ही, कि इतना मजा आता है हमें जश्न क्रिकेट देखने का और ताबिश की बातें सुनने का, और पाकिस्तानी वर्ल्ड कप से निकल गया तो इंटरेस्ट जश्न क्रिकेट में भी लूज हो रहा था, हमें ऐसा फील हो रहा था। लेकिन भी पाकिस्तानी वापस आ गया। और हम पाकिस्तान को क्रेडिट सर्टनली, अब जरा बाकियों के क्रेडिट के बाद अपनी टीम की भी बात कर लें भाई, इसलिए देना चाहिए। साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल थी और पाकिस्तान ने तीनों मैचेस ये लगातार जीतने थे, और पाकिस्तान ने तीनों मैचेस जीते और उसमें साउथ अफ्रीका को भी हराया, जिसके बारे में ये हकीकत थी कि उसको अब तक कोई नहीं हरा सका था। और जब पाकिस्तान ने हरा दिया तो फिर अगला मैच वो नेदरलैंड से भी हार गए। सो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी सर्टनली अगर हम पहुंच गए तो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, और पर्टिकुलरली हमारे बॉलरों की परफॉर्मेंस में मैं कहता हूँ हमें दाद देनी चाहिए। जिस तरह ये स्कोर को कंट्रोल करते हैं मुखालिफ टीम के, जिस तरह ये विकेटें लेते हैं, शाहीन इज बैक इन द फॉर्म माशाल्लाह। शाहीन के बारे में खास तौर पे, क्योंकि फ्राइडे का जो हम शो कर रहे थे तो हम शाहीन की परफॉर्मेंस पे भी बात कर रहे थे, एंड ऑल्सो थिंकिंग कि मे बी ही इज़ नॉट 100% फिट, और बहुत सी बातें इस किस्म की हो रही थी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने तो उसी का एक जवाबी फायर जाना कि मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना फिट हूँ और कितना नहीं। सो दैट वाज ऑल्सो Everything about that match was great. अच्छा, और फिर हारिस रऊफ की हम बात ना करें ये भी ज़्यादती है, फिर दूसरे हारिस की बात ना करें ये भी ज़्यादती है। और हमारे बॉलर्स ना सिर्फ एफिशिएंट हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन एंड लेंथ पे कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं साथ साथ। और लेकिन एक मसला वो हमारा है ही, बड़े दिन से चल रहा है, और वो है हमारी ओपनिंग जोड़ी का मसला। कल हमारे बांग्लादेश के मैच में भी हमने देखा, it was sort of tragic, let's be honest about it. It was painful, it was frustrating to watch Babar struggle this much. एंड देन रिजवान, स्टैट्स तो इनके बन ही जाते हैं, और फिर वो जोड़ी भी, मतलब वैसे कुछ एक चीज़ आपके सामने हो रही होती है ना, वो इतनी अनएक्सपेक्टेड और इतनी मतलब डिस्टेस्टफुल होती है कि आप मानना नहीं चाहते, लेकिन मानना पड़ेगा कि बाबर इज़ लूजिंग हिज फॉर्म एंड ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट अप टू द मार्क। और वो पैनिक जो है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उन पे भी नज़र आती है, वो प्रेशर, पैनिक, प्रेशर टू परफॉर्म, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उनके मैनरिज्म हमें ओपनर्स नजर आ रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी विन, दैट्स अनदर स्टोरी। हाँ, लेकिन हम पता है क्या, सेमीफाइनल में भी पहुंच गए हैं, मगर इस सूरत हाल के साथ आगे हम सेमीफाइनल के को क्वालिफाई करते हुए फाइनल में जाते हैं और फिर फाइनल को जीतते हुए क्या नज़र आते हैं, हमें अभी भी इस पे गौर कर लेना चाहिए। और कल शाहिद आफरीदी का, मतलब हम तो क्या तिफले मकतब ही हैं, हम शाहिद आफरीदी का ट्वीट पढ़ रहे थे और उन्होंने वो बात की जो हम में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे, और उन्होंने कहा कि बाबर
अब आपको अपने आप से बाहर निकलना होगा। आपको हारिस को भेजना चाहिए विद रिजवान टू ओपन, आपको 1 डाउन आना चाहिए और उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर एक और अपना हिटर भेजना चाहिए, अपना बेस्ट बैटर भेजना चाहिए। दिस में वर्क, बट अगर हम सारा पावर प्ले बाबर और रिजवान के सेट होने के चक्कर में निकाल देते हैं तो हमें उस पावर प्ले का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो हम वही 10 ओवरों में 50, 55, 52 रन बनाते हैं तो वी लूज एन अपॉर्चुनिटी टू हिट a big score to achieve that score in those overs. अगर आप एक्सपर्ट कमेंट्री भी सुने ना, मोइन खान वगैरह एक सारे कल जियो पे ही थे और ये बात भी हो रही थी कि अगर आप देख लें, आप एक वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, आप पिच की कंडीशन देख रहे हैं, तो बाबर शुड मेक दिस वेरी बोल्ड और मैं कहूँगी सेल्फलेस एक डिसीजन और एक्ट आप कहें कि अपने आप को नीचे ले आए, बाकियों को ऊपर ले आए। मतलब ही नीड्स टू चेंज द टीम फॉर्मेशन अराउंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दैट ही इज़ गेटिंग। अब उनको नज़र आ रहा है कि उनका नहीं एक जम रही बात और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो खेल रहे हैं, तो देन इट्स ओके, ही शुड डू दिस। और मेरा ख्याल है कि वो अब ये करेंगे भी, क्या ख्याल है? मुझे लगता है और उम्मीद भी यही है। अब मतलब शायद आफरीदी जैसे सीनियर्स उनको मशवरा दे रहे हैं तो होपफुली वो अमल भी करेंगे। भाई बाबर की खिदमत को कोई फरामोश नहीं कर सकता, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। उनकी कैप्टनसी पे शायद सवालात हो सकते हैं, लेकिन वो जिस पाए के प्लेयर हैं या खिलाड़ी हैं या बैटर हैं उस पे तो हम सबको यकीन महकम है। मैं कहता हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास एक प्लेयर हैं। ठीक है, एवरी प्लेयर हैज़ इश्यूज़, ज़िंदगी में कभी ना कभी उतार चढ़ाव आता है, आपकी फॉर्म चली जाती है, फिर वो फॉर्म वापस भी आ जाती है। तो बाबर भाई, हमारे प्यारे बाबर भाई, आई एम श्योर जो कप्तान भी हैं, हम सब के कप्तान हैं, इस बात पे गौर व खौस करते हुए रिजवान के साथ किसी और को ओपन करा देंगे और उसके बाद 1 डाउन आते हुए फिर अपने हिटर को तीसरे नंबर पर रखेंगे किसी। सो बिकॉज वी रियली वांट टू विन दिस, वी रियली वांट टू विन। बाबर को एक दफ़ा फिर एंड आई एम श्योर कि हमसे ज़्यादा तो आप ये जीतना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। और बाबर के लिए जो अलकाबात हैं और जो स्लोगन्स हैं, और पाकिस्तान के में बाबर आज़म, मतलब किसने ये टर्म बनाया, फिर किंग ऑफ ड्राइव, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो बाबर के साथ एसोसिएटेड है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। बट व्हेन ही एंड ही इज़ आल्सो द कैप्टन, तो अगर उनको लग रहा है कि मेरी कप्तानी जो है वो बस कप्तानी तक रहनी चाहिए और मे बी एट दिस मोमेंट इन टाइम मुझे ओपन आई एम नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, तो साइड पे हो जाए। एंड इट इज़ ओके, ये पैच आउट ऑफ फॉर्म होना, इट इज़ नेचुरल। ये सब पे बड़े दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों पे आता है ये पैच, एंड दिस टू शैल पास। वही वाली बाबर आपकी वाली बात। मतलब हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म तो आती जाती रहती है, लेकिन क्लास जो है ना, मतलब बाबर की है वो रहेगी। सो सिकू हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, कंग्रेचुलेशंस, यू नो इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब कल बहुत सारे लोग तो नहीं उठे थे जब उनको पता लगा, लेकिन मैं सुबह 6:45 बजे उठ के ये जान चुका था कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और हमारा बेहतरीन चांस है। उसके बाद हमने बांग्लादेश को भी हरा दिया। पाकिस्तान का भी बड़ा सुबह ही मैच था, तो जिन्होंने देखना था वो तो खैर उठे ही हुए थे। सिकंदर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक सबको, बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज। और मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, आप यकीन करें, हर जगह नीदरलैंड जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कल मैं अपने एक दुकान में गया, जो लोग मुझे पहचानते थे ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे बात शुरू की। उन्होंने कहा भाई कमाल कर दिया, नीदरलैंड जिंदाबाद। वो मतलब इस तरह की खुशी, मतलब एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड। देखें, हमारे माशरे के अंदर हम लोग बहुत इस वक्त फंसे हुए हैं, मतलब मुश्किल हालात चल रहे हैं, उसमें इस किस्म की खुशियाँ मिलना, खासतौर पर क्रिकेट के अंदर, तो एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड और हम भी हैं। और मुझे ऐसा तो लग रहा है कि जैसे कि वो 92 का सारे रिकॉल होना शुरू हो चुका है कि कैसे हम जीते थे, और हो सकता है, यू नेवर नो। मैं तो अच्छा सिकंदर, ये 92 से जो हम लोग कंपैरिजंस करते हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा डर लग जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में भी 92 का वर्ल्ड कप ने बड़ा अस्त्र रसूख रखा है, तो वी डोंट नो इफ वी वांट टू गो देयर। तो भाई बाबर आजम को तो आप अभी कह तो रहे थे ना, बाबर आजम है, बाबर आजम कह रही थी, वो बाबर आजम तक ही रखे, वजीर आजम तक ना पहुंचाएं अभी आप उन्हें। तो लोग तो मिलाते हैं। देखिए बेचारा बाबर इस वक्त, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि वो अंडर प्रेशर है, उससे रन्स नहीं हो रहे। ये अभी जैसे अब्दुल्ला कह रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ये होता है। मैंने तो एक दो को अपने, जब मैं टीम के साथ था, आंसुओं से उनके आंखों में आंसू देखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, इतने बड़े प्लेयर थे, मगर उनके आंखों में आंसू थे, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे। तो अच्छा सिकू भाई, इट वाज रादर, पता है क्या, कल हमें बाबर ने बहुत टाइम कल पिच पे गुजारा, एंड इट वाज वेरी पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल, बिकॉज़ वी कुड सी दैट ही इज ट्राइंग,
but he couldn't do it. नहीं, मगर देखिए अभी ये जो वर्ल्ड कप है निकल जाए, अल्लाह करे उसकी फॉर्म सेमीफाइनल और मैं फिर इंशाल्लाह फाइनल में आ जाए तो दैट विल बी ग्रेट। मगर ये कि अब जब वो ये पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ना, तो उसको ये सारी चीज़ें भूल के फिर से स्टार्ट करना चाहिए। 1-2 मैच जाके वो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेले वहाँ पर छोटी टीमों के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पे इंग्लैंड में हम थे तो किसी की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, शायद ज़हीर अब्बास था या किसकी, तो बड़े प्लेयरों ने उसको कहा यार तुम जाके काउंटी की सेकंड 11 से खेलो ताकि तुम्हारे बल्ले पे गेंद आने लगे। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है, बल्ले पे गेंद आने लगे, टाइमिंग अच्छी हो जाए, खेल खत्म, दोबारा वो आप अपने कॉन्फिडेंस बाद उस लेवल में आ जाते हैं। अभी देखें कोहली ने 1000 दिन के बाद 100 किए थे, तो ये वक्त सब पे आता है। तो जब वो आएगा तो आप देखिएगा वही जो है उसका स्टाइल होगा, वो इसी तरह वो रन्स करेगा। ही इज अ परफेक्ट बैट्समैन। पाकिस्तान का नहीं, दुनिया उसको मानती है, मतलब दुनिया उसको मानती है कि बाबर इज अ बाबर, तो उसको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और हम कल के मैच के कुछ फैसलों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि नवाज को, बाज लोग कहते हैं कि जब तय कर लिया तो बस तय कर लिया, नवाज को ही भेजना चाहिए था जहां नवाज को भेजा, बट अदरवाइज अगर हारिस परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें भेज दें भाई। ये देखो अब्दुल्ला, इस वक्त हमें जो है ना टीम को नहीं छेड़ना चाहिए। टीम एक अपने रिदम से चल रही है, वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनसे उनको फायदा हो रहा है। वो उस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच गए, सिर्फ अब 2 मैच रह गए। तो देखें जब इस तरह की टीम चल रही होती है ना, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। मैं हर एक को उनसे भी तो टीम से भी बाबर और रिजवान को ही ओपन करता हुआ भी आगे देखें सिकू, क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह चलता रहना चाहिए। देखिए चुकानी पड़ सकती है उसकी। हाँ देखिए अब्दुल्ला, वो हमें सुन नहीं रहे मगर उनको लोग बता देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि जो आपकी प्लानिंग है, जिस तरह आपको कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जिस तरह उसको फॉलो करो, हमें ना फॉलो करो। अगर हम जो भी बोल रहे हैं कि जी आप हारिस को ओपन करा दें, बाबर को वन डाउन करा दें, हम बहुत सी चीजें कह रहे हैं, उसको बिल्कुल फॉलो ना करें कि शान मसूद को ये नंबर हो जाना चाहिए। हम ये भी बातें कर रहे हैं कि चांस होना चाहिए और परफॉर्मेंस अप टू द, वैसे इतना बुरा मशवरा नहीं है जो आपने भी अभी दोहराया है। I mean, like, ये भी है, लेकिन यही वाला हारिस को वन डाउन ओपन करा दें, वन डाउन आ जाए, ये मैंने कहा ये मशवरा और भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। हाँ देखिए उसकी लॉजिक है, उसकी लॉजिक ये है कि जो हारिस जिस हिसाब से खेलते हैं ना, तो सर्कल में उनको ज्यादा फायदा होगा। 2 लड़के बाहर होंगे, वो जिस तरह के फ्री शॉट्स खेलते हैं तो ये कर लेना चाहिए ना फिर सिकू, फिर तो चेंज होना चाहिए। अब देखो अगर वो बाबर नहीं चाहता, बाबर कंफर्ट जोन में नहीं है उस बात पे, तो लेट हिम, वरना वो आकर कहेगा कि जी आप लोगों ने मरवा दिया, आप लोगों ने गलत मशवरे दे दिए। अगर कुछ गलत हो गया तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। इस वक्त सिर्फ 2 मैच रह गए, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो अपने कंफर्ट जोन में है, वो समझते हैं कि ये अच्छा है, लेट देम डू इट। अच्छा, हमारे बोनस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे सिकू, चले हमने, आप कह रहे हैं कि जी उनको कंफर्ट जोन में रहने थे, मगर हमने कैचेस मिस किए सिकू, और यू नो वो फिर 50 बन आ गया लड़का शांतनु गालिबन, हाँ शांतु। सो वो हमारी फील्डिंग पे कुछ है आपकी राय? यार देखो फील्डिंग कोच कौन है? मैंने सुना है कोई मजीद साहब है, जिनको मैं जानता ही नहीं क्रिकेट के अंदर वो कौन है। मतलब वो कौन शख्स है जो उनका फील्डिंग कोच है, ये मेरा सवाल है। मतलब देखिए जब मैं फील्डिंग कोच था, मैं फील्डिंग कराता था उनको, जब मैं टीम के साथ 2 साल रहा हूँ, तो लड़के जो है आपको गेंद मार देते हैं। वो मुझसे कहते थे खबरदार सख्त मैच कैच मत कराओ, मेरे पाँव स्टिफ है ये, और वो कोच कहता था इनको सख्त कराओ। वो मजीद है कौन? मैं तो मतलब है कि एक आदमी का पता तो चले कि कोई बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, चले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं है, हमारी डायरेक्ट थ्रोएं भी नहीं लगती। बात ये है कि अभी हम कितना इसका जो जीत गए उस पर खुशी मना लें, पोस्टमार्टम भी इतना ना करें, आगे की बात जरूर करते हैं, टच ना करें, रहने दें। जो भी खेल रहे हैं, जिस फ्रेम ऑफ माइंड में वो हैं, वो जिस तरह खेलना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंट, जो मैं कंफर्ट जोन की बात कर रहा हूं, तो उनको चलने दें। अभी वी शुड नॉट डिस्कस के हु इज द कोच, कौन है कौन नहीं है। राइट एंड आल्सो दे आर, बिल्कुल दे आर, यू नो, डिस्कस करके कह रहे हैं यू शुड नॉट डिस्कस हु इज द कोच। वो कह दिया ना, उनके कहने का मतलब है अब आगे चलो, तो ये भी होना है। सिकंदर, आगे की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल है, क्या स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए? ऑब्वियसली यू आर सेइंग कि इसी तरह ही चलो आगे, लेकिन व्हाट स्लाइट चेंजेस, ऑल्टरेशंस डू यू फोरसी कि ये हो तो बेहतरी आ? या हमें न्यूजीलैंड की कौन सी कमजोरियों या उनकी कौन सी स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाना चाहिए? देखो न्यूजीलैंड को अभी हम हरा के आए, ट्राई सीरीज जीत के आए, हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उनको हरा सकते हैं। उनकी सीम बॉलिंग अच्छी है, वहां पर क्या होगा ये नहीं पता। हमारे पास परफेक्ट बॉलिंग अटैक है, हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं। हम इस वक्त बहुत ही अच्छे हैं, सिवाय बैटिंग के थोड़ा से ऊपर नीचे हो रही है, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट।
हमें चाहिए बैटिंग करके लंबा स्कोर करके, अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो उन पर प्रेशर डालें। उसके अलावा टीम में कोई तब्दीली ना करें, सब कुछ सही, अल्लाह ना करे किसी को इंजरी हो, अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट जिस तरह खेल रहे हैं। तो हमें न्यूजीलैंड के ऊपर रन्स करके उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। और सिडनी की पिच भी सिकू फिर बैटर्स को हेल्प करती है यूजुअली, वो तिखी नहीं है जिसके ऊपर गेंद ऊपर आता है। आप देखें कल रिजवान ने जो रन्स कर लिए थोड़े बहुत, वो इस वजह से कि गेंद ऊपर नहीं आ रहा था, नीचे था, उसने ऑन साइड पे स्वीपें मार के लपेट के 30-35 रन कर दिए, तो वो उसके लिए बेहतर होगा। मगर अब सब उसको पहचान गए, तो हमें कोशिश करने अगर हो जाए तो हमारी बॉलिंग से हम उनके ऊपर अटैक करें। और बैट्समैनों से ये रिक्वेस्ट होगी कि बस 160 प्लस कर दें। कल भी हम यही दुआ मांग रहे थे कि जी बस इससे ज़्यादा ना करें वो बांग्लादेश। तो पहचान गए इसी बात ना, कोई खिलाड़ी डिसाइफर हो जाते हैं। तो रिजवान ने बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन अब उनको बॉलर्स डिसाइफर कर चुके हैं कि वो कहाँ अच्छा खेलते हैं और कहाँ वो जरा डगमगा जाते हैं। इसी तरह देखिए यही होता है कि दुनिया में जब भी नया प्लेयर आता है वो अच्छे रन्स करने लगता है। जैसे अभी हारिस कर रहे हैं, वो उनकी वीक पॉइंट पकड़ लेंगे। मुझे पता है कि मैंने उनको देखते ही कह दिया था सब लड़कों को। नहीं अभी नहीं, वो वीक पॉइंट आप टीवी पे ना बताएं। बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात ये है कि अभी भी उम्मीद तो हमारी यही है ना कि अभी आगे 2-3 जो मैचेस रहते हैं। टॉकिंग ऑफ व्हिच, सिकंदर, थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर योर एनालिसिस। हम बाबर की बात कर ही रहे थे, तो लिहाजा परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली हमने काफ़ी बात कर ली दैट ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू मेक द रन्स दैट ही यूज्ड टू वंस। लेकिन बाकी उनकी एबिलिटीज़ जो है वो अभी भी बरकरार हैं। जैसे जब वो ड्रेसिंग रूम में जाके when he speaks to the rest of the team, हमने कितनी बार देखा है there is some inspiration तो होती है, लेकिन आप 92 की तरफ जा रही हैं दोबारा फिर। लीडरशिप क्वालिटीज की आप बात कर रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी क्या मतलब है? अब 92 से हम इतने खौफजदा हो जाएं कि हम किसी और की लीडरशिप क्वालिटी पे बात ही ना करें। बट वी डू वांट टू शो यू दिस क्योंकि बड़े इंस्पायरिंग होती है उनकी बात एंड एक्चुअली एवरीबडी इज लिसनिंग to the captain. What I like is कि बाकी जो the rest of the team, there is a lot of respect there. मतलब उनको भी पता ही है ये हमारा कप्तान है, लेकिन ये उस तरह आजकल परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह करता था. But nobody has forgotten what he can do and what he has done. What he has done. तो वो respect level when he speaks, वरना हमारे यहाँ तो एक कल्चर ही बन गया कि 2 दिन किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी हो तो उसको मतलब खली बली कर दिया जाता है, ट्रैश कर देते हैं कि तू है कौन हमसे बात करने वाला. बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट देयर एंड बाबर हैज और वो जो कप्तान का होल्ड होता है ना, वो हमें बाबर की कैप्टनसी में नजर आता है और वो कप्तान का होल्ड होना भी चाहिए. सो कप्तान मींस कप्तान. और बाबर, गुड लक टू यू एंड योर टीममेट्स. अब फिर से you are doing it on purpose. नहीं, मुझे पता चल गया. अच्छा, anyway we have a lot of other guests as well. और हम क्या आके भाई हैं हमारे पास अभी? बिल्कुल जी हैं, बिल्कुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जाग गए. बहुत शुक्रिया आकिब भाई. आकिब भाई, दुनिया देखती रह गई और माशाल्लाह कुदरत का निज़ाम भी ऐसा चला कि अपसेट ऐसे हुए जो सोचे भी नहीं थे और पाकिस्तान सेमीफाइनल में खड़ा नजर आ रहा है. अब हमें किसको क्रेडिट देंगे नेदरलैंड के अलावा? किसको क्रेडिट देंगे? देखिए, ये तो मौजज़ा ही हो गया जब कई लोग जब उठे तो काया पलटी हुई थी. सोए तो उसी अफसोसगी के साथ ही थे कि चलो सुबह एक मैच होगा और नेदरलैंड जो है वो हार चुका होगा साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम से. बट क्या कमाल नेदरलैंड ने हक निभाया. जैसे होती ना हमारी जैसे पाक चीन दोस्ती है, तो क्रिकेट की अब हमारी पाक हॉलैंड दोस्ती होनी चाहिए. कमाल उन्होंने मैच जीता और पाकिस्तान के लिए एक मौका फ्राहम किया और पाकिस्तान ने फिर ज़बरदस्त कम बैक किया क्योंकि एक स्टेज के ऊपर वो दे वर लाइक 90 for 3 और अभी 7 ओवर बाकी थे, 7-8 ओवर बाकी थे. तो स्टेज के ऊपर जिस तरह से मैच को कंट्रोल किया पाकिस्तान ने, हारिस ने जिस तरह से बॉलिंग की, शाहीन ने जिस तरह की, मोहम्मद वसीम का भी बहुत पॉजिटिव रोल रहा. इवन जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, नसीम शाह भी, आई थिंक ये 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो हैं वो दुनिया की बेस्ट हैं एक टीम के अंदर इस वर्ल्ड कप में. और थोड़ी जो हेल्प की वो पिच ने की क्योंकि उसमें थोड़ा सा रफ थी, बॉल जो है वो रिवर्स हुआ और इस पेस पे जितने पाकिस्तानी बॉलर्स की पेस है साथ थोड़ा सा रिवर्स हो जाए तो फिर इनके आगे कोई नहीं टिक सकता. सो आई थिंक पाकिस्तान गॉट
वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक हम शुरू से कह रहे हैं। शादाब, फिर आपके पास नवाज़ हैं, और जिस तरह से हारिस ने बैटिंग में दोबारा एक फेयरलेस अप्रोच हमें दिखाई, और जो गेम बड़ी टाइट जा रही थी, बाकी उन्होंने 18 बॉलों में 31 करके मैच को बहुत आसान कर दिया। अच्छा, ज़बरदस्त एनालिसिस भी है, और कमाल की बात तो है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में है, लेकिन आके इट्स नॉट एज इफ कि हमारे बाकी जो मसले मसाइल हैं टीम के वो हल हो गए हों। बाबर आजम की फॉर्म पे अगर बात की जाए तो वो अभी बहाल नहीं हो रही, और उन्हें जाना भी ओपनिंग के लिए होता है। तो क्या सेमीफाइनल में ये रिस्क लिया जा सकता है कि हारिस को उससे ओपन करवाएं और बाबर जो है वो 1 डाउन आकर देखे, या फिर आपको लगता है कि जो निज़ाम चल रहा है क्योंकि सिक्कू का ये ख्याल है कि जो चल रहा है वो चलने दे, उसको कंटिन्यू किया जाए? देखिए, अब आपने चीज़ें ये देखनी होती हैं कि आप किस ग्राउंड पे खेल रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पाकिस्तान का मैच अब न्यूजीलैंड से है, और मैच है आपका सिडनी में, जो सिडनी का एवरेज स्कोर है विच इज़ 180 प्लस। तो 180 प्लस बनाने के लिए आपको दायरे को कम से कम 60-65 रन्स आप करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, टारगेट विच इज़ मोर देन 180। अब अगर सिडनी में पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसको 180 प्लस जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एवरेज स्कोर इतना बन जाता है। एक तो फ्लैट पिच है, थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए मुश्किल होती है, और बैटिंग फर्स्ट आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप एक बड़ा टोटल बनाएं, और फिर आपकी जो बॉलिंग है पाकिस्तान की वो फिर उसको डिफेंड करे। आइडियल सिनेरियो ये बनता है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ना किसी कप्तान की इसके सामने कोई वैल्यू है, ना आपके सीनियर बैट्समैन इसकी कोई वैल्यू है। एक बच्चा आया है हारिस, आपने उसे चांस दिया, उसने आप डिलीवर किया, क्योंकि वो तो एक ही सूरत में फिर दायरे का फ़ायदा हो ना कि एक ओपनर जल्दी आउट हो जाए। तो बगैर आउट हुए उसकी बारी आ सकती है, उसको ओपन भेजे और बाबर जो है वो नंबर 3 पर आ जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम जो हारिस का जो टैलेंट है वो उठा के शॉट मारते हैं, 30 यार्ड के बाहर सिर्फ 2 फील्डर हैं, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, पाकिस्तान के लिए तेज़ी से रन्स बनाएं, और फिर आपकी मिडल में भी ठीक हो रहा है, शान ठीक खेल रहा है, फिर इफ्तिखार है, नवाज़ है, शादाब है, तो ये एक बंदे की चेंज से आने से आपकी टीम की थोड़ी सी जो बैटिंग है उसको हौसला मिला है, तो उसको मज़ीद मौका दें पूरा। अच्छा आकिब भाई, एक हम सवाल आपसे करना चाहते हैं, और वो चीज़ ये है जो हम डिस्कस करेंगे कि टूर्नामेंट में एम्पायरिंग का मयार, मतलब कुछ सवालात उठ रहे हैं उस पर, कल के कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। सो क्या खिलाड़ियों के प्रेशर में एम्पायर्स जल्दी आ रहे हैं, या टेक्नोलॉजी दस्तयाब होने के बाद ज़्यादा इजी हो गए हैं? क्या इशू आपको लग रहा है? मतलब खिलाड़ी, इट्स अ वर्ल्ड कप, एक खिलाड़ियों ना कहो, एक खिलाड़ी, इट इज़ अ वर्ल्ड कप। देखिए, कंफ्यूज हो गए मैं तो कहूँगा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी क्यों आती है, क्योंकि ये एक इतनी मुश्किल चीज़ है क्रिकेट की एम्पायरिंग करना। बहुत चीज़ें फास्ट हो रही होती हैं, और आपने बॉलर है उसका नो बॉल भी देखना है, और एक विद इन स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड आपने आगे फिर देख के उसको लेग बिफोर या कॉट बैन या व्हाटएवर वो देखना है, उसके बाद शॉट लगेगी, फिर आपने रन आउट को देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक अंपायर देख रहा होता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी आई कि अंपायर्स को थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिले अपने डिसीजंस करने में। और अब तो ऐसा है कि आपको ज़रा भी डाउट है तो आप थर्ड अंपायर इसीलिए रखा हुआ है कि उससे आप मदद लें। पाकिस्तान के मैच में इंडिया की वो जो वहाँ भी जाना चाहिए था, वो जो फुल टॉस नो बॉल हुई थी, थर्ड अंपायर के पास जाके उसको कंफर्म करते। आज भी जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी आप थर्ड अंपायर के पास जा सकते थे, बट आई थिंक ये प्रेशर में शायद हो जाता है, या फिर आई डोंट नो, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। चलें जी, आप कह रहे हैं कंफ्यूजन का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकिब भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस अर्ली मॉर्निंग। अगले घंटे में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अब तो मतलब फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे ना तो हम बड़ा अफसुर्दा होके बात कर रहे थे, अब तो काया ही पलट गई है भाई। तो अब सी यू इन अ व्हाइल। को
इनके सियासी मुखालिफिन क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब के, वे सुनिए। पहले खबर आई तो हम सब लोग परेशान हुए, हमने हमदर्दी का भी इजहार किया, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया इस वाक़े से लम्हा बलम्हा एक एक झूठ टूटता। डॉक्टरों के अपने बयानात में वजाहत, फिर हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में, फिर उसके डॉक्टर का रिपोर्ट और जो बाहर से टीम आई है उसकी रिपोर्ट और। क्या ड्रामे हैं। वाकया पंजाब की सरजमीन पे, सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की, और बगैर तहकीक के मलबा डाल दिया कि वज़ीर आज़म पर पर्चा काटा जाए। आजम सवाती वाला भी मामला एक आया। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने तो चार्ज छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आईजी पंजाब ने वफाकी हुकूमत खदमात जारी न रखने के बारे में आगाह भी कर दिया है। ये इशू क्या कम था कि इस दौरान आजम सवाती की एक मुबैना वीडियो क्लिप ने हलचल मचा दी, जिसकी हर तरफ मजम्मत की गई, सर्टनली की गई, क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसी का दिल हिलाने के लिए काफ़ी थी। चेयरमैन सेनेट ने मामले पर 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। FIA ने तो इस वीडियो को लेकिन उसके बाद जाली करार दे दिया, और जो लोग इस वीडियो को देख चुके हैं वो कह रहे हैं कि आपको कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट, क्या आपको एक बालिग होने की भी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देख के पहचानने के लिए कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो जाली है। और लेकिन आजम सवाती साहब ने जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई वंडर कि उन्होंने वीडियो देखी थी या फिर सिर्फ उनकी बेटी जो सर्टनली ट्रॉमेटाइज्ड होंगी उन्होंने उनके बताने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और जज्बात कि उनको कोई नहीं कह सकता कि जिन जज्बात का इजहार उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया उस पर सवाल कोई नहीं उठा रहा। सर्टनली एक ट्रॉमा होता है, वो जो बात कर रहे थे दिल से कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हक़ाइक़ हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके सामने रखें। सो वो जो वीडियो है वो अब FIA की तरफ से भी जारी करार दी जा चुकी है, और जिन लोगों ने देखी है वो कह रहे हैं कि मतलब यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इवन टू फिगर आउट के वीडियो जाली। इस सारे मामले पे राना सनाउल्लाह का क्या कहना है वो भी देखिए। इनको अपनी इज्जत नफ्स का भी कोई एहसास नहीं है, यानी ये झूठा और अपने ऊपर जिनसी तशद्दुद करवाए जा रहे हैं, और इनको कोई इस बात का ख्याल नहीं है कि हम ये जो बात कर रहे हैं इससे जो है वो हमारी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, सिर्फ इसलिए कि हमारे सियासी एजेंडा जो है उसको थोड़ा सा इससे तकवीत मिलेगी, हमारे प्रोपेगेंडे में जो है वो जान पड़ेगी। ये जो वीडियो है आप इसे देख लें, इससे आप देखें पहली नज़र में विद इन जो है वो 3 सेकंड आपको पता चल जाता है ये फेक है। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि आजम सवाती का दावा था कि उनकी वीडियो जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं वो उस वक्त बनाई गई जब वो अपनी अहलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल रेस्ट हाउस में ठहरे थे। अब इसमें ड्रॉप सीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि जुडिशल रेस्ट हाउस कोयटा में आजम सवाती ने कभी क़याम किया ही नहीं। तो ये भी एक स्टेटमेंट बीच में आ गई। आजम सवाती के साथ की वीडियो जिसने भी बनाई वो बेशक वो जाली ही क्यों ना इंतहाई काबिल मुजम्मत है, लेकिन ख़ुद आजम सवाती और उनके साथियों का माजी में क्या रवैया रहा है सब जानते हैं। मरीम नवाज़ के बारे में सवाती साहब की क्या बातें होती थीं वो भी आपको याद है। माजी में उनसे सवाल किया गया मरीम नवाज़ के बयानात से मुताल्लिक, जिसमें वो कहती थीं कि उनके बाथरूम तक में कैमरे लगाए जाते थे, और आजम सवाती साहब उस वक्त क्या कहते थे वो भी सुन लिए। पता है मतलब बात ये कारमा, है, ये 2 लोग जो इस क्लिप में आपको नज़र आए, ये जो मिर्च मसाला लगा के इस बात को डिस्कस कर रहे थे खातून के बड़े सीरियस एलिगेशंस को, जिसमें उसने कहा था कि मेरे बाथरूम तक कैमरे लगाए गए थे, उसको झूठ, सरासर झूठ, बकवास, रेलेवेंट होने की कोशिश, गलत बयानी, छोटा लफ्ज़ करार दिया। ये दोनों बाद में कहते रहे कि हमें क्या क्या हमारे साथ किया गया और हमारी वीडियोस आ रही हैं। मतलब इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाला कल उसके लिए मुख्तलिफ हो सकता है। और दूसरी ये कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुल्क जो था वो थोड़ा सा हिल के ही रह गया बिफोर एनीबडी सॉ द वीडियोस। अब वो क्लियरली फेक वीडियोस हैं। तो 2 बातें इसमें हो जाती हैं कि क्या सवाती साहब ने खुद वो वीडियोस देखी थी या सिर्फ सुना था कि जी मेरी कोई वीडियो आई है। अगर वो देख लेते तो इतनी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ना पड़ती। जो चीज़ ऑब्वियसली फेक है उस पर इतना क्यों उनका दिल हिला। वो तो किसी को भी पता चल जाएगा, और उसके बाद ऑफ कोर्स FIA ने भी उसको करार दे दिया। आई वंडर मतलब
उन्हें ये जरूर कहना ये तो चाहिए पता था प्रेस होगा ना कॉन्फ्रेंस कि में कि मेरी मेरी हो नहीं ये जाली वीडियो बना के शरारत की गई है और उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए और उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 100%, लेकिन वो जो एक अच्छा जी, कॉन्फ्रेंस में मूव अच्छा था, बीच that was में कोई different. एहतजाज वगैरह भी शायद चल रहे हैं, पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई कॉल वॉल तो चल रही है, क्योंकि वैसे तो एज सच मुल्क में कोई एहतजाजी माहौल अल्लाह का शुक्र है कि नहीं बना, लेकिन कोशिश पूरी है। और ऐसे में एक वॉइस नोट व्हाट्सएप ग्रुप का कल मंजर आम पर आया जिसमें हामिद डोगर साहब पीटीआई के रहनुमा MNAs MPs को हिदायत दे रहे हैं कि भाई सड़कें ब्लॉक करनी है, आपने शो लगाना है। सुने। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से खास तौर पर सख्ती हदायत आई है कि आप तमाम MNA साहबान अपने अपने रीजन के रीजन प्रेसिडेंट से हदायत लेंगे कि आपको कौन सा पॉइंट उन्होंने अलॉट किया है जहां आज शाम से आपने एहतजाजी मुजाहरा धरना करना है, रोड ब्लॉक करनी है। और जो MNA जिस पॉइंट पर जाएगा, ये बात सख्ती से की गई है, उसकी तस्वीर और वीडियो स्पेशली इस ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं यहाँ से फिर वो आगे नेक्स्ट एक बड़े ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। आई वंडर वैसे इतनी तमहीद मानने कह देते 10 से 14 दिन यही कह देते हैं कि अगली आर्मी चीफ की तैनाती तक बस ये मार्च जारी रहेगा या उस वक्त हम कुछ शो लगाएंगे। खैर इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी और एहतजाजी मुहिम चला रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ ने बता दें इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया जिसमें सिक्योरिटी इदारों का अहम इजलास हुआ। फैसला किया है शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होंगे। क्रैकडाउन का फैसला भी किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जिनके नाम कुछ हैं वो हम यहाँ पे नहीं आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, लेट्स सी कि वो क्या कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ। उनको गिरफ्तार भी किया जाना बताया जा रहा है कि किया जा सकता है। अब ये सारे फैसले तो हो गए हैं। एयरपोर्ट तक सड़क जो है वो बंद करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। रेंजर्स FC और दीगर पुलिस जो है वो शहर में मार्च भी करेगी। तो बेसिकली आज भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है बिकॉज ये कहा जा रहा है। एनीवे वजीराबाद जहाँ से खान साहब का कहना है कि जहाँ मार्च ख़त्म हुई थी, रुकी थी, राधा वहीं से दोबारा शुरू होगी ट्यूसडे से। तो उसके बारे में पता करते हैं जी। राना अंसर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, ही इज़ राइट देयर वजीराबाद में। राना अंसर क्या हाल है आपका, और बताइएगा कि क्या माहौल है। और खान साहब तो बड़े चार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि जी कोई इस तरह रुकेगा नहीं और जहां मार्च बीच में स्टॉल हुई थी उधर ही से स्टार्ट होगी फ्रॉम ट्यूसडे। हाँ जी, देखें हुमा अब्दुल्ला, एक तो ये पहलू है कि मार्च यहाँ से शुरू जब करने का खान साहब ने रात ऐलान किया तो PTI की जो मकामी क़यादत है वो थोड़ी शायद जो है उस तरह ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं थी, क्योंकि वज़ीराबाद में इमरान खान के जो मेज़बान हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं अहमद चट्ठा, वो भी इस हादसे में ज़ख्मी हुए थे। वो आप देख 3 नवंबर को ये हादसा पेश आया था, वो भी ज़ख्मी हालत में हैं। तो हालांकि उन्होंने अपने दूसरे फैमिली मेम्बरान को कहा है कि वो अपने कारकुनों को एक्टिवेट करें, लेकिन जाहिर है जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसकी एक अफिलिएशन होती है, वो कारकुनों के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में होता है, तो तैयारी शायद उस तरह की ना हो सके। और दूसरा, क्योंकि खान साहब भी नहीं होंगे तो ये PTI की जो लोकल क़यादत है उसके लिए एक इम्तिहान भी होगा कि एक तो वो थोड़े दिन पहले ही एहतजाज करके थके हुए हैं और दूसरा ये भी देखना होगा कि खान साहब के बगैर क्या लोग उस तरह निकलने के लिए तैयार हैं। एक तो ये पॉलिटिकल पहलू है, दूसरा इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। 3 नवंबर को 4:05 पर गालबन ये हादसा पेश आया था, उसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। मुकदमा दर्ज में जो ताख़ीर है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, लेकिन जितनी भी ताख़ीर होगी इसका फ़ायदा मुल्ज़म को जाएगा। इसमें कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होती जाएंगी। कल को जब ये कोर्ट में ट्रायल पर जब ये केस जाएगा तो ये जो भी ताख़ीर का ज़िम्मेदार है, कोई भी फ़रीक है, तो उसको ये इल्म होना चाहिए कि इसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ मुल्ज़म को जाएगा। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि मुकदमा दर्ज होने के हवाले से 4 नवंबर की रात इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त थाना सिटी वज़ीराबाद में भिजवाई गई। ज़ुबैर नियाज़ी ये दरख्वास्त लेकर आए, तो दरख्वास्त काफ़ी देर तो वो लेके बैठे रहे। पुलिस ने उसका जो ऑनलाइन अंदराज है, मतलब बाज़ाब्ता दरख्वास्त वसूल नहीं की, लेकिन जो ज़ुबैर नियाज़ी ने उन्हें दरख्वास्त शेयर कर ली इस शर्त पर कि आप अपने सीनियर ऑफिसर से मुशावरत कर लें। तब से पंजाब जो पुलिस है उसका ये मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त का जो मतन है वो मुतनाज़ा है, आप उसे तब्दील थोड़ा सा कर लें, हम जो है मुकदमा दर्ज कर लेंगे। लेकिन PTI अपनी जगह पे वही मज़ीद है कि हम उसी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। यहाँ ये बात अहम है कि PTI जितना ज़ोर पॉलिटिकल मैदान में लगा रही है FIR दर्ज करवाने पर, उस तरह का कानूनी फोरम पर नज़र नहीं आ रहा। ये जो 2-3
हैं। इसमें मुख्तलिफ मरतबा बातचीत हुई है दरख्वास्त गुजार फरीक और पुलिस के दरमियान। ज़्यादातर रब्ता पुलिस ने किया है जो दरख्वास्त गुजार फरीक है कि आए आप दोबारा बात करें हमसे, अगर कोई कानूनी पॉइंट है या आप दरख्वास्त थोड़ी तब्दील कर सब पॉलिटिकल पॉइंट से की जा रही है, अदालत से रुजू नहीं किया जा रहा। अगर आपकी मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा, आपका मतलूबा मुकदमा, तो आप अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। और वैसे आप ये भी कह चुके हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हो सकता है मैं गलत हूँ, वो बात भी। अच्छा, इसी मामले पे जरा, क्योंकि सवाल काफ़ी हैं और इस पे हम बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पहले। Welcome back. Let's talk about cricket थोड़ा सा दोबारा से। और पाकिस्तान टीम एडिलेड से सिडनी रवाना हो गई है। और सुबह सुबह मैं देख रहा था ट्विटर पे बाबर आजम ने अपनी कोई खूल सी तस्वीरें डाली हुई थी। उन्होंने कहा नेवर से नेवर वाला ट्वीट भी था। नेवर से नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो हमारा भाई इस बात पे तो यकीन पहले भी था और पक्का हो गया है। और ये तस्वीर है, हीरो है मेरा भाई। ठीक है जी। और होटल के बाहर शायकीन, हम कितने मैच कर रहे हैं आज, नहीं? क्या ख्याल है टीम के साथ? बाबर के साथ मैं तो कर रही हूँ। मैं बड़े चुन के, आज मुझे पता था ना कि हमारा बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा और बड़े अच्छे टाइम्स गुजर रहे हैं, तो मैं होटल के बाद बहुत सारी सेल्फियां भी ली फैंस ने, जाहिर है पागल हो लोग वहाँ पे सारे। और मतलब हम देख रहे हैं कि किस तरह पर्टिकुलरली नौजवान खवातीन जो है वो हमारे खिलाड़ियों की दीवानी। अच्छा, पाकिस्तानी, वो तो मतलब दैट्स गोज विदाउट सेइंग। अच्छा जी, पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो कल ट्रेनिंग करेगा और ट्रेनिंग आपको पता है कि अब तो एक और लेवल की होनी चाहिए, बिकॉज वी आर इन द सेमीज। और बुध के रोज सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मैच होगा। अतीक उर रहमान हमारे साथी बिल्कुल जो एडिलेड में मौजूद हैं और उन्हें फ़्लाइट लेनी है थोड़ी देर बाद सिडनी की। और पता ये लगा, सुबह ही मैंने पढ़ा था कि भाई 3 गुना किरायों में इजाफा हो गया जब से पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया है, एज एन एयरलाइन टिकट्स वगैरह में। सो इसकी क्या वजह बनी है ये अतीक से? अतीक बताइए, ऐसा कुछ है कि मतलब आप लोगों की आई होप के पहले से टिकटें वगैरह बुकड होंगी या फिर आपने भी ऑन स्पॉट ली और ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं अब्दुल्ला सुल्तान, दरअसल अगर हमें पहले से मालूम होता कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल सिडनी में होगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, तो पहले से बुकिंग अगर हम करा लेते तो ऐसा मैं फिर टिकट महंगा नहीं पड़ता। मुझे खुद जो है वो $554 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जो है टिकट पड़ा है, वरना अमूमन एडिलेड टू सिडनी जो फ्लाइट्स होती है उसके जो टिकट के प्राइस हैं वो $150 या $200 जो है वो ये होते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम पहुंची क्योंकि दरअसल हमें इंडिया के मैच तक वेट करना था। अगर इंडिया भी खुदा ना खास्ता हार जाती तो फिर पाकिस्तान को एडिलेड में खेलना था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो इस वजह से जो है वो बड़ा हम एंड तक गए। मैं आपको एक मिसाल दूं, कल मैं गया, उन्होंने 484 का मुझे डॉलर का जो है वो टिकट बताया, मैंने उसको बुक करने की कोशिश की, उन्होंने कहा उसको रिफ्रेश करें, विद इन 2 मिनट वो 555 का हो गया। तो और ये मैंने पता चला कि वो $600 तक ही रात तक गया है और फ्लाइट में सीटें भी नहीं हैं। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि बस टीम पहुंचे, अब वाली भी सिडनी और मैं भी सिडनी पहुंचूं, जाहिर बात है क्योंकि अब पाकिस्तान टीम के पीछे मीडिया भी होगा और पहले भी था और फैंस भी उसके साथ साथ जहां जा रहे हैं। और यही सूरत हाल अब्दुल्ला एडिलेड की भी है क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल यहाँ पर है और जो अतराफ ग्राउंड के अतराफ में जितने होटल्स होते हैं ना वो तो बुक हो जाते हैं, वो चाहे वो फैंस हों शायकीन हों। तो कल भी हमने देखा कितने ज्यादा होते हैं। अच्छा, टीम का जरूर बताइएगा। ढीला था लिटरली इंडिया वाले मैच। वो तो खैर आपको पता है वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की तादाद काफी ज्यादा है। अच्छा अतीक, ये बताएं कि कोई मूड चेंज होता हुआ, कोई स्टांस चेंज होता हुआ आपको टीम का नजर आ रहा है? बिकॉज भी में ये लगना स्टार्ट हो गया था कि अभी तो वापसी की टिकटें हो रही होंगी एंड दे विल बी कमिंग बैक, लेकिन एक तो अब तो जैसे कहते हैं ना काया पलट गई है। नॉट दैट हमारी टीम की शक्लो हरकत से कोई लगा हो कि वो बड़े डिस्पोंडेंट हो गए हैं, वो हमेशा से कॉन्फिडेंट लगते थे, लेकिन अब तो कोई सीन ही और है। जी हुमा, नेदरलैंड का एहसान है और कुदरत का निजाम है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की तो पहले कोई चांस ऐसे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब से काया पलटी है, जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के मोराल भी खासे अप नजर आ रहे हैं। अभी हम बात भी कर रहे हैं लेकिन यकीन अभी भी नहीं आता। हाँ आ भी जाता है, मतलब यकीन जिस तरह हम कर रहे थे जब हमारा मैच था, तो हम यही बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह हो जाए, बारिश हो जाए, कोई रन रेट हो जाए, फर्स्ट विन देखी जाएगी, ये देखी जाएगी, सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। अब सिर्फ हमें जीतना है और
आप देखिएगा फाइनल में पाकिस्तान टीम होगी, सेमीफाइनल, क्योंकि न्यूजीलैंड को हमने इससे पहले ट्राई सीरीज में हराया है, लेकिन वो उस वक्त और सिनेरियो था। अब ये वर्ल्ड कप है और फिर सेमीफाइनल है, तो पाकिस्तान टीम के हौसले तो खासे बुलंद हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को अपनी बैटिंग को अभी भी फोकस करना होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान हो फाइनल में और इंडिया ना हो फाइनल में, क्योंकि वो जो इंडिया पाकिस्तान वाला फाइनल का मैं सोच के ही ना मुझे पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी होती है। जी अब्दुल्ला 92 की हम करेंगे, न्यूजीलैंड को हराएंगे और फाइनल में इंग्लैंड को इंशाल्लाह ताला हराएंगे और 92 की तरह। हाँ, बस वो फाइनल तक ही रहेंगे, उसके 10 साल बाद नहीं रहेंगे। 92 से फिर और भी बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं, लेकिन ये अच्छा लगा। अच्छा ये बताएं कि जिन्होंने ना सोचा होता कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में होगा, अब टिकटों का क्या हाल है? बिकॉज अब तो पाकिस्तानी फैंस वुड वांट टू वॉच द मैच, पहले इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, तो टिकट्स तो शुरू से ही सोल्ड आउट होंगी, तो अब कैसे मिलेंगे अगर पाकिस्तानी फैंस ने वहां देखना है? नहीं, कल जब नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच चल रहा था और देख रहे थे कि नेदरलैंड थोड़ी सी मूड में नजर आ रही है, तो उसी वक्त एडिलेड ग्राउंड के अंदर टिकट जो बूथ था वहां पे हमने बहुत से पाकिस्तानी फैंस को देखा जो सिडनी का टिकट ले रहे थे। तो मैंने कहा यार आप अभी से टिकट, उन्होंने कहा अब नेदरलैंड जीत जाएगी, पाकिस्तान भी हो जाएगा, हम ट्राई करेंगे जरूर, नहीं होगा तो अल्लाह मालिक है। तो अभी मेलबर्न का जो फाइनल है उसमें भी मुझे भी बहुत से कॉल्स आई हैं कि यार मेलबर्न के फाइनल के टिकट हमें कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो सोल्ड आउट हैं। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान टीम को पहुंचने तो दें पहले, उन्होंने कहा पहुंच गई टीम, हम जाएंगे फाइनल देखने। तो ये जो फैंस होते हैं ना, ये रिस्क लेते हैं और टिकट लेते हैं और फिर जाते भी हैं, और फिर जब इनको पाकिस्तान की टीम मिल जाती है तो फिर शोर शराबा, और इनके लिए तो एक ये कीमती टिकट होती है। अच्छा मतलब हमारे लिए तो हैरानी है ही जो कल हुआ और हम पहुंच गए सेमीफाइनल में, बट अदरवाइज जो दीगर टीमें हैं या आपके फेलो जर्नलिस्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो दुनिया भर से आए हुए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए, क्या वो भी इतने ही सरप्राइज नहीं कि भाई ये हुआ क्या है अचानक से? जी बिल्कुल, सारे कल, क्योंकि यहाँ पे जब मैच था बांग्लादेश के बहुत सारे जर्नलिस्ट क्योंकि उनका मैच था, और उससे पहले मैं नेदरलैंड साउथ अफ्रीका के मैच में भी प्रेस बॉक्स में मौजूद था। तो जो साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट थे और जो जितने इंग्लिश कमेंटेटर थे वो सब हैरान और परेशान थे कि पाकिस्तान टीम जो है, और वो यही कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये किसी वक्त भी कुछ कर सकती है, छोटी से छोटी टीम से हार भी सकती है। बट इसमें तो एक्चुअली नेदरलैंड ने कुछ किया, तो इतनी हमारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी। नहीं, ये मुझे बात इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, हमारी भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस, हमने भी 3 मैचेस जीते थे लगातार, अच्छी बात है, चलें, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, लेकिन हम जीत जाते और नेदरलैंड हार जाता तो भी हमारे जीतने का कोई फायदा ना होता। लेकिन अगर हम ना जीतते तो जीत तो गए ना, कुछ तो हमारी भी कंट्रीब्यूशन थी। मेरा ख्याल है बोलने देते हैं बाकी। नहीं, सही कह रही है, पाकिस्तान टीम की एफर्ट तो आप कहेंगे ठीक है, अगेंस्ट जिम्बाब्वे बहुत बुरा खेला, लेकिन अगेंस्ट इंडिया हमने जो है वो भी बहुत अच्छा मैच था। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो खराब वक्त था वो गुजर चुका। हर टीम के ऊपर हर टूर्नामेंट के दौरान एक बैड पैच आता है, और पाकिस्तान टीम का जो बैड पैच था वो निकल चुका, और अब पाकिस्तान टीम का जो है वो बहुत अच्छा वक्त शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह ये फाइनल तक रहेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम को बहुत सोच समझकर, जिस तरह हमने कल मिडिल ऑर्डर में सारी तब्दीलियां कर ली अब्दुल्ला, उसको नीचे उसको ऊपर अगर नहीं की तब्दीली तो ओपनिंग लेवल पे हमने नहीं की, जहां बाबर और रिजवान को भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक को किसी को नीचे आना चाहिए, हारिस को ऊपर आना चाहिए। आज हारिस से भी गुफ्तगू हुई तो हारिस ने कहा कि मुझे जो नंबर भी दिया जाएगा मैं उस पर खेलने के लिए तैयार हूँ। होपफुली। अच्छा अतीक, हम अपनी बात तो कर रहे हैं कि नेदरलैंड के जीतने से हमें तो फायदा हुआ सर्टनली, और हम भी अपना मैच जीते और वी आर थ्रू टू द सेमीफाइनल, लेकिन नेदरलैंड को भी फायदा हुआ है, और वो कूपर का बयान भी हम सुन रहे थे, मतलब उनके लिए भी आसानियां पैदा हुई हैं आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, वो जरा हमें एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। देखें अब्दुल्ला, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है, अब नेदरलैंड जो है वो टॉप 8 के अंदर आ गया है। तो 2024 के अंदर जो टॉप 8 टीमें जाएंगी इस टूर्नामेंट की, तो उसमें नेदरलैंड को अब क्वालिफाइंग राउंड से नहीं गुजरना पड़ेगा। अच्छा, इस 24 वाले वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, और ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। इसमें 8 टीमें तो ये वर्ल्ड कप की जाएंगी, 2 टीमें होस्ट होंगी, एक वेस्ट इंडीज अमेरिका, और 2 टीमें जो हैं वो 8 के बाद जो रैंकिंग में होंगी 9 और 10 हो जाएंगी, बाकी जो 8 बचेंगी उनके दरमियान फिर क्वालिफाइंग राउंड होगा। तो इस तरह एक बड़ा लंबा टूर्नामेंट होगा 24 का। तो इस हिसाब से जो है फायदा हुआ है कामयाबी से
ठीक है, हमें तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि हम सेमी में पहुंच गए, लेकिन हॉलैंड को अब 24 को T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग नहीं करना पड़ेगा। इस सारी बात में दो ही चीजें, ऑब्वियसली नाउ वी शुड गेट यूज्ड टू इट, लेकिन दो चीजें हैरान कुन है। एक तो अमेरिका के साथ हम क्रिकेट को बिल्कुल अटैच नहीं कर सकते बिकॉज अमेरिका को क्या पता हमारे क्रिकेट का, और रिलेट ही नहीं कर पाते। और दूसरा नेदरलैंड्स इन क्रिकेट, हु वुड हैव थॉट, कौन ये सोचता है कि जी नेदरलैंड जो है वो वैसे क्वालिफाई कर जाएगा। हमें फीफा में वैसे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए भरपूर। अब बात तो ये हो ना कि हम फुटबॉल में भी कहीं आगे चले जाए। बट एनीवे फाइनली अतीक, अकॉर्डिंग टू योर आई विटनेस अकाउंट, हमारी टीम कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल सही मूड और टेम्परामेंट में है टू गेट इनटू द सेमीफाइनल? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अब ये सोच लिया है कि जो हम पहले तो जब भी हम इस पोजीशन में थे कि बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, तो उस वक्त पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि हम वर्ल्ड कप तकरीबन अच्छे नोट पर खत्म करें। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हम हराएं बहुत अच्छी तरह से, बांग्लादेश को हराएं, ताकि अगर अनसपोज हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाते तो एक अच्छे नोट पर खत्म हो। लेकिन अब तो पाकिस्तान को एक बेहतरीन मौका मिला है कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया। तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आज जो थी वो बिल्कुल शेरों वाली थी, सर उठा के सीना चौड़ा करके पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है हंसते मुस्कुराते जो है वो सिडनी जा रहे थे। लेकिन हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, सबको हंसाना है, लेकिन प्लानिंग में फिर कहूंगा कि सेमीफाइनल है, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। अब ये नहीं होगा इस सेमीफाइनल के बाद कि कोई बारिश हो जाए, कोई रन रेट हो जाए, गलती की गुंजाइश निश्चित। दिस इज बेसिकली इट नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अतीक, और आप एंजॉय करें, गुड लक। हाँ, और आप एंजॉय करें, मतलब क्या ही बात है कि तो हम आगे चलते चले जाएं और हमारी दुआ है कि आपको अच्छा और सस्ता मयारी होटल मिल जाए। हाँ, ये भी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मतलब वही वाली बात है ना, हम सवाल ये आता है आपने पहले क्यों नहीं, आपने तो पूरा टूर्नामेंट कवर करना है। नहीं, अगर हम खुदा न खास्ता मैच हार जाते तो फिर हमारा अगला मैच एडिलेड में ही होना था, हमें सिडनी नहीं जाना था। हाँ, लेकिन अब जाना पड़ रहा है। नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। अच्छा जी, अब दोबारा सियासी मंजरनामे पे हम बात करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है, हमने पिछले घंटे में आपके सामने खुलासा पेश करने की कोशिश की है। मतलब आजम सवाती साहब की वीडियो, उस पर FIA की क्लैरिफिकेशन, जिन्होंने वीडियो देखी उनका मौक़िफ़, इसके अलावा इमरान खान साहब का दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान, फिर वज़ीर आज़म साहब की फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त, इमरान खान का उसे खैर मकदम करना, PTI के एहतजाज और सड़कें वगैरह बंद करने की तैयारी, और हुकूमत का इस्लामाबाद में PTI एहतजाज को कंट्रोल करने का प्लान। ये तमाम चीज़ें हमने आपको, मैंने सही कुछ मिस तो नहीं किया? कुछ मिस नहीं किया, बड़ा आपने पॉइंट आउट करके याद भी रखा है। तो अब हमने ज़रा इस पे तज्जिया लेना है और कुछ समझना है। कुछ सवालात हैं, आपको पता है कि जिस तरह चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर होती हैं और सवाल सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। आसमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आसमा, इमरान खान ने उनके नज़दीक अहम तरीन इशूज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम का खैर मकदम तो किया है, लेकिन वो अब भी समझते हैं कि इस हुकूमत के अंदर कोई तफ्तीश काबिल कबूल नहीं हो सकती। तो ये भी एक डायकोटमी सी है कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसका जो भी कंक्लूजन होगा, चाहे जुडिशल कमीशन ही क्यों ना हो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। फिर ऐसी तफ्तीश की एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा जब वो मानेंगे ही नहीं? जी बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान साहब जो है वो जुडिशल कमीशन पे भी रजामंद नहीं हैं। वो अनफॉर्चुनेटली शायद वो चाहते ही हैं कि जो चीज़ वो चाहते हैं वही हो। जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे इदारे हैं या दूसरे जो अहम शख्सियात हैं, वज़ीर आज़म हुए या बाकी दीगर इदारों की कोई मंशा उनके सामने जो है वो नहीं चल रही। अब जुडिशल कमीशन के अंदर क्या कबाहत हो सकती है, लेकिन चूँकि अपने मामलात के ऊपर वो डिक्टेशन दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर डिक्टेट करवा रहे हैं। और मैं तो बहुत अरसे से कह रही हूँ कि इमरान खान साहब एक नई इस्टेब्लिशमेंट है, लाइक इट और नॉट। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ताकत का सारा तवाज़ुन सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के पलड़े में है। और वो यही समझते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है, बल्कि कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसके अंदर भी उन्होंने मशरूत कर दी हैं बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी चीफ़ जस्टिस साहब, अगर आपने ये कमीशन फुल कोर्ट बनाना है मैं उसकी हिमायत करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वो हमले के हवाले से जो उन्होंने कहा है और जो FIR में नाम लिए हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं,
FIR के तो अभी तक नहीं कट सकी, लेकिन उसके बावजूद तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये करना है, फुल कोर्ट बनाना है, तो फिर ठीक है साइफर के ऊपर भी बना दें। मतलब ये है कि वो अपने 2-2, 3-3 जगहों पे जो मुतालबात हैं वो इतने ऐसे मुतालबात सामने ले आते हैं कि जो असल मामला है वो बिल्कुल पीछे रह जाए। सीम्स लाइक कि मतलब वो चाहते नहीं शायद के मामला हल हो, क्योंकि अगर जिन लोगों के इस्तीफ़े का मुतालबा करके वो कह रहे हैं कि तफ्तीश की जाए, अगर उन लोगों के इस्तीफ़े आ भी जाएं और उनकी जगह ज़ाहिर PDM की हुकूमत है या इत्तेहादी जमातों की है, कोई उन्हीं जमातों में से कोई वज़ीर आज़म होगा, तो वो कहेंगे अब चूँकि शहबाज शरीफ तो नहीं लेकिन इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म है तो इसके नीचे कैसे शफाफ तफ्तीश होगी। सो ये भी कबूल नहीं है। सो इट इज़ नेवर गोइंग टू गेट रिजॉल्व। अच्छा आसमा, इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत के दरमियान अब हम तो इसे दरार ही कहेंगे, चाहे मोनस इलाही शुक्रिया जनाब या जो मर्जी करते रहें जनाब, लेकिन ये बात तय है कि परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया है कि वो तो किसी सीनियर के खिलाफ क्या किसी जूनियर के खिलाफ भी नहीं पर्चा कटने देंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान जो कह रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही उसे चुपचाप कबूल कर लेंगे या इनका आगे चलना मुश्किल है? जी, अगर मुमकिन नज़र ना आता होता तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी सबसे ज़्यादा अक्सरियत 176 अराकीन तो सूबाई असम्बली के उनके पास है, अगर 75 भी कर लें तो भी सिर्फ 10 या 11 अराकीन जो है हुकूमत में वो काफ लीग के पास है और बाकी अपोजिशन के पास है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म और बाकी अपोजिशन के पास है। तो इमरान खान साहब फिर असम्बली तोड़ दें और वो कह दें कि मेरे पास ये बेख्तियार असम्बली है, मैं इसमें नहीं बैठना चाहता, वो ये काम कर लें, वो ये भी नहीं करते। परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके इख्तलाफात हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि आप चंद शख्सियात के नाम ना लें और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने उन्हीं के ऊपर FIR कटवानी है। जिस सूबे में वाक़या होता है वो उस सूबे के अंदर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, मेजॉरिटी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अच्छा, आपने FIR नहीं कटवानी तो फिर आप जो है वो अपनी गम को कह दें कि वो वहाँ से क्विट कर जाएं, छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें, मगर ये भी नहीं करना। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद क्लैरिटी के साथ नहीं है कि इस मामले को में चाहते क्या हैं। नए लॉन्ग मार्च की तरफ वो चले गए हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। अब मुझे बताइए कि लॉन्ग मार्च में का मुतालबा तो था कि नए इंतखाबात के लिए, फौरी इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च करवाया जाए। वो मुतालबा पिछले 2-3 दिन से हमने तो नहीं सुना कि इमरान खान साहब ने वो मुतालबा दोहराया हो। अब मुतालबा ये है कि वो जिस तरह से आएंगे इस्लामाबाद या रावलपिंडी, अभी तो उन्होंने रावलपिंडी की बात की है जो शाह महमूद को सब री-लॉन्चिंग करेंगे लॉन्ग मार्च की, तो उसमें इसका मतलब तो ये है कि जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे वो बात दुरुस्त हो गई कि आर्मी चीफ़ की तैनाती चाहते हैं इमरान खान साहब और उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं अपना और इनपुट डालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का आर्मी चीफ़ आए, इसलिए वो ये तमाम सारा मामला जो है लेके चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात ख्वाहिशात की है, इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, अब आगे आसमा, असूली बात तो ये है कि इमरान खान, आज़म सवाती और तहरीक इंसाफ के सब लोग जो कुछ भी माजी में कहते रहे हैं, जिस भी गलत काम की गलत तौजी पेश करते रहे हैं, उसके बावजूद उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इस पर कुछ अफसोस भी ज़रूर होता है क्योंकि वो अपने माजी के किरदार पर माजरत क्या, उन्होंने तो कभी अफसोस नहीं किया। तो फिर तो हुकूमत में वापस आकर ये सब कुछ ही दोहराया जाएगा, ऐसा ही आपको भी लगता है? इमरान खान साहब ने जब 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा के काफ़िले के ऊपर हमला हुआ था तो कहा था कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि वो इस हमले, ये टेलीग्राफ में उनका एक पीस छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो ज़िम्मेदार खुद है। उनका अपना रवैया ये है। आज़म सवाती साहब जो बातें दीगर जो सियासी शख्सियात ख़ास करके मरीम नवाज़ साहब वो सोशल मीडिया पे चल रहा है उनके बारे में कहते रहे हैं, उनके ऊपर उनको कोई अफसोस नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को मारपीट करती रही है उनके ऊपर कोई अफसोस नहीं है। मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े अगवा किया जाता है, वज़ीर आज़म को नहीं पता और वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, उस पर उनको कोई अफसोस नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मैं तो बेइख्तियार था, बाद में कहते हैं बेइख्तियार था, पहले वो कहते हैं एक सफ़े की हुकूमत। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को सब पता है कि क्या है और क्या नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब बहुत सोच समझ के सहाफ़त पे, अदालत पे, फ़ौज पे, हुकूमत पे और सियासत पे जो है वो ज़रब लगा रहे हैं ताकि सबको डिस्क्रेडिट किया जाए और सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको रखा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ वो पाकिस्तान में वो एक क्रेडिबल है, वो दूसरे के सच को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं और उनकी बात को सच समझा जाना चाहिए, अपना ही सच उनका सिर्फ सच है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अफसोसनाक बात है।
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शराजी। उनके नज़दीक अपना ही सच है, दूसरे की बात को भी कोई वजन देना चाहिए, मेरा ख्याल देना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द केस। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमको बताएंगे कि मौला कितने कर लिए, कितने 100 करोड़ कर चुकी है, 150 से तो ऊपर जा चुकी है, करोड़ों की बात है, 200 करोड़ के करीब है, करीब। और अभी भी आई मीट सो मेनी पीपल हु हैवंट वॉच्ड इट एंड दे वुड वॉच इट, और सो ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा। वांट टू वॉच इट अगेन, तो वो भी एक चीज़ है। तो इस दौरान बहुत सी भारतीय फिल्में भी आई, मगर कोई इसके करीब भी ना भटक सका, लिटरली कोई इसके करीब भी ना भटक सका, जैसे कि भारतीय फिल्मों में मिली, और खून भूत और डबल एक्सल को मात देकर ये फिल्म ताहाल आगे निकली हुई है। आपकी बड़ी रिसर्च है इंडियन फिल्म्स में। हाँ, मतलब और बुड्ढे भंगड़ा पौंदे ने से भी मुझे लगता है वो तो खैर इधर भी लगी हुई है ना। हाँ। आपको तो उसको तो भारतीय मतलब वो तो एक और ही लेवल है। लेकिन एनीवे इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो देख लें, तो ज़रूर देखें मूवी। ब्रेक के बाद मैंने आप भी देख लें। मैंने देख ली है, दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, वी हैड टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक, नाउ वी आर बैक। आई डिडंट रियलाइज वी ऑलरेडी टेक लॉन्ग ब्रेक्स। वी डू वैसे जनरली। अच्छा जी, मौसम की बात इसलिए करनी है क्योंकि मौसम बदल रहा है, और खास तौर पे हमारे शुमाली इलाकों में मौसम वाज़े तौर पर बदल रहा है। अच्छा, वहाँ तो चले हम एक्सपेक्ट करते हैं ना बदल रहा है, आपको पता है मैदानी इलाकों में हमारे यहाँ तो अभी वो कंबल और जैकेट नहीं निकली, लेकिन मैदानी आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड इन लाहौर, वो कह रहे हैं हमारी जैकेटें इस्लामाबाद में निकल आई हैं, स्वेटर जैकेट मफलर डेफिनेटली, एंड ऑब्वियसली वी आर इन नवंबर, तो नवंबर में तो वैसे हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब भी नहीं बदलना था यार, तो टेंशन होनी थी। बदलना है, अब तो हमारा बदलना स्टार्ट हो गया यहाँ कराची में। लेके पहले हम बात कर लें गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर और शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। कैन यू इमेजिन? और ज़ियारत में बारिश और यालाबारी हुई है, और सर्दी की शिद्दत ऑब्वियसली बढ़ गई है। और बाय द वे कराची वालों के लिए हम आपको बता दें कि शहर में आज रात बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। एंड आई मस्ट कन्फेस टू यू, आज सुबह जब मैं उठी हूँ ऑफिस आने के लिए, तो वो मौसम जो मेरी अम्मी कहती होती है ना कि बड़ा मलगजा सा है। अब्र आलूद मतलब? नहीं, मलगजा। अच्छा, मलगजा इज पंजाबी? आई डोंट नो। नहीं, और इज इट उर्दू? आई थिंक इट्स वेरी मतलब ये बहुत सकील टाइप उर्दू है। नहीं, खैर व्हाटएवर, अम्मी से पूछूंगी, लेकिन वो ऐसे मौसम को यही कहती हैं, तो वो हुआ। मैं जरा इसको गूगल करता हूँ। गूगल करें अभी। सो दिस इज द हमारा मौसम। अच्छा, लेकिन दुनिया इस वक्त बदलते मौसम और कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की आगाह तबाहकारियों का सामना भी कर रही है, और बाय द वे मौसम बदल रहा है। वी शुड ऑल रिमेंबर पाकिस्तान फ्लड्स 2022। माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी ताज़ा मिसाल सैलाब ही है। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इस माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए दुनिया अब सर जोड़कर बैठ गई है। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस आज से मिस्र के शहर शर्म उल शेख में शुरू हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वज़ीर आज़म गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे, और वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज़ COP 27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँचे हैं, और कॉन्फ्रेंस में 197 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। पहली बार मौसमियाती तब्दीली ख़तरात से मुतासरा गरीब ममालिक को मुआवजा देने का मामला एजेंडे में शामिल है, और कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। अच्छा जी, वो क्लाइमेट चेंज समिट के लिए हाल ही में आपको बता दें कि पाकिस्तान से माहौलियात की वज़ीर शहरी रहमान को COP 27 के ग्लोबल लीडर्स में शामिल किया गया है, और शहरी रहमान जो है वो माहौलियाती तबदीली के नुकसानात का मुकदमा जो है वो दुनिया के सामने रख रही हैं, और शहरी रहमान ने अभी हमें ज्वाइन किया है। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर आज COP 27 की हम बात कर रहे हैं। COP 27 के ग्लोबल लीडर्स में आपको शामिल किया गया, और आप दीगर आलमी लीडर्स के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज से निपटने का आलमी एजेंडा जो है वो तय करेंगी। तो ये एजाज़ ज़्यादा बड़ा है या ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इसको आप किस तरह देख रही हैं? एजाज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी बड़ी है। बात यह है कि जी ये COP सिस्टम जो है इसमें ठीक है पैरिटी हुई है, कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं होती, लेकिन इसमें हर मुल्क का वोट होता है, यानी कि सबकी बराबर आवाज़ है और बराबर नुमाइंदगी है। लेकिन इसके बरक्स ये भी सिचुएशन है कि कोई भी मुल्क वीटो कर सकता है, यानी कि किसी भी मुल्क के पास ये हक और राइट होती है कि वो वीटो कर दे। तो सारे डिस्कशंस या कोई मुआहदे अगर हो सकते हैं
वो रुक जाते हैं। तो एक कॉमन मिनिमम साइज एजेंडा बन पाता है। जो भी हम करें वो अगर एक तरक्की याफ्ता मुल्क करना चाहे या तरक्की पजीर मुल्क करना चाहे, शायद अपनी हट धर्मी में या उनका कोई ख़ास पुरजोर मौक़िफ़ हो तो वो रोक सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये ना रुके, कोई ये कॉन्फ्रेंस से कुछ ज़रा सा प्रोग्रेस हो, क्योंकि दुनिया देखिए दो चीज़ों में पीछे है। जो इन्होंने माहदे किए हैं, और यहाँ सिर्फ माहदे होते हैं जिनको इन्फोर्स करने का कोई तरीक़ेकार या निज़ाम नहीं होता। अखलाकी बुनियाद पर सब कुछ काम होता है और UN सिस्टम के तहत। और यहाँ पे अगर किसी ने माहदा किया कि हम अपनी फॉसिल फ्यूल्स या अपने अखराज जो है, जहरीले अखराज माहौल में कम करेंगे और इतने साल तक कम करेंगे, और फिर वो उससे पीछे हट जाए, जैसे बहुत से ममालिक हट गए हैं ख़ास तौर से यूक्रेन जंग के बाद, तो उनको वापस उस माहदे पे लाना या उनको कोई उन पर पेनल्टी डालना, कोई पेनल्टी नहीं लगती, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये बताइएगा शहरी साहिबा कि पाकिस्तान जिस तरह माहौलियाती तब्दीली का इसने असर भुगता है, इसमें हमारा किरदार सर्टनली ना होने के बराबर है। ये सब तरक्की याफ्ता ममालिक के, इंडस्ट्रियल ममालिक का बनाया हुआ वबाल है जिसे हम अब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या उन ममालिक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम अज़ कम हमारा जो नुकसान हुआ है उसका माली बोझ उठाएँ? ये मुकदमा आप किस तरह पेश करेंगी? मेरी इत्तला में कोई लॉस एंड डैमेज को आगे बढ़ाने तैयार नहीं हैं तरक्की याफ्ता ममालिक ख़ास, और जो क्लाइमेट फाइनेंस के तरीक़ेकार हैं उनको भी हमने कहा भी इनको 3-3 साल बाद 17 मिलियन आपको ग्रीन फाइनेंस उससे मिलता है। उसके 3 ही रास्ते होते हैं, वो तो बहुत ही फंसे हुए पाइपलाइंस होते हैं, और उसको प्रोजेक्टाइज करो, फिर में कंपटीशन होता है, आप फिर मुकाबला करते हैं दूसरे ममालिक से, कोई भी हो, और फिर जब आप विन करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को, तो प्रोजेक्ट्स 2-2, 3-3 साल प्रोसेस आर्मी सतह पे होते जब तक आप पर पहुंचते हैं। मेरा ये कहना है कि जी हमारी ज़रूरियात ही ज़मीन पे बदल जाती हैं। आवर नीड्स ऑन द ग्राउंड हैव टोटली चेंज बाय द टाइम दे कम टू अस। तो ये बहुत ही एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट और मुश्किल तरीका है वो जो वादा है ग्रीन फाइनेंस का, उसको एक्सेस करने का, उसको उस तक रसाई पहुँचने का। हमारा मुतालबा ये है कि देखिए हमें मालूम है और शायद लोगों को नहीं मालूम कि ये जो 100 बिलियन इन्होंने वादा किया था हर साल देने का, पाकिस्तान को देने का नहीं था जी, सारी दुनिया को देने का था, और ये 2009 में उन्होंने वादा किया था। आज हम 2022 में खड़े हैं। मेरे ख्याल में 1600 बिलियन ही अभी तक आए हैं पूरे, जबकि हर साल आपको इस 16 भी नहीं 1500 ऐसा कुछ, इस हर साल 1000 बिलियन मिलने थे, और फिर उसकी तकसीम होनी थी अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो भी नहीं हुई। सो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका। और अब भी अगर हो जाए तो क्या ही बात हो, वरना हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि बहुत बातें तो हो जाती हैं लेकिन एक्चुअल कोई चीज़ नज़र नहीं आते बेहतरी वाले। लेकिन अब मेरा ख्याल है द वर्ल्ड हैज़ सीन इनफ और कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अच्छा जी, बिफोर वी गो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया, लेकिन आपको बताना है कि हाँ बट इवन देन आपको पता है आप और पॉलिटिकल स्टोरीज ले आते हैं, मतलब एक अच्छी बात है भाई करनी है। जैसे कि खेलों के मैदान से एक अच्छी खबर आपको दे कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम जो है उसने आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे में भी हरा दिया है। हाँ, कमिंग बैक टू दैट, वी शुड ऑल रिमेंबर कि हमारे यहाँ इस मुल्क में बदतरीन तारीख के, इस खित्ते की तारीख के बदतरीन सैलाब का हमें सामना रहा है। मुतासरीन की बहाली का काम अब तक लिटरली बलूचिस्तान के बहुत से इलाके शुरू ही नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत सी हम इसका बात करते हैं, डिज़ास्टर की बात करते हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि पानी जो है वो बहुत जगहों से उतर भी गया, लेकिन उसके बाद का क्या? वो डिज़ास्टर जो था वो तो लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो कुछ की तो मिटा गया, कुछ की ज़्यादातर की चेंज फॉर एवर हो गई। तो वो मसला जो है वो अभी तक चल रहा है, और सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले अभी भी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और हमने आपको मौसम बदलता हुआ भी बता दिया है, वी आर इन नवंबर, तो सर्दी तो आ ही गई, और मुतासरीन के खाने पीने का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त जो है वो नहीं है। मुख्तलिफ बीमारियों ने अलग सैलाब ज़दगान के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है, और ऐसे में बलूचिस्तान जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ है वहाँ सर्दी कदम जमा रही है।
बिल्कुल, और शुमाली आपको बलूचिस्तान शायद की बात अंदाजा ना करें। हो कि वहाँ कितनी शदीद सर्दी होती है। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिशों यालाबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हरनाई, चमन और ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में यालाबारी की वजह से लोग अभी से मुश्किल से दो चार हैं। ठंड बढ़ गई है, मुतासरीन सैलाब के लिए सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो गई है और सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब सहूलतें ना होने की वजह से सैलाब ज़दगान के लिए एक नई मुश्किल है ना। मतलब वैसे क्या नई मुश्किल, उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा मुश्किल है। मतलब वैसे तो आप ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमारे रिपोर्टर जो हैं वो ऑन द ग्राउंड रियलिटी वहाँ से हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली उधर हो क्या रहा है। एंड वील टेक यू लाइव देयर एज वेल। जाहिद बलोच हमें बता रहे हैं फ्रॉम जाफराबाद। जी अब्दुल्ला, पाकिस्तान के मैदानी सैलाब मुतासरा इलाकों जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है और कल से मतलब आलूद और सर्द हवा चलने से जो है दर्जा हरारत में काफ़ी कमी वाक़ होना शुरू हो गए। जाफराबाद, सोबतपुर के दर्जनों इलाकों, डेरा लायार, मुरादली, कैटल फार्म, कीर्थर बैरून और गंदाखा के दर्जनों इलाकों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद है। सर्द मौसम और सैलाबी पानी की के बायस जो है मुतासरीन दुगनी मुश्किल का शिकार होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए इमदादी सरगर्मियों के हवाले से तो गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आहिस्ता आहिस्ता इमदादी सरगर्मियाँ भी ठंडी पड़ती होती जा रही हैं और हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से महदूद इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरीन को सर्द मौसम से बचाने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ बराए नाम देखी जा रही हैं और सैलाब मुतासरीन को गर्म कपड़ों, कंबल और रज़ाइयों की सख्त ज़रूरत है। जबकि सर्द मौसम से सैलाब मुतासरीन को बचाने के लिए अब तक कोई वाज़ेह इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे सैलाब मुतासरीन के मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद जो मुख्तलिफ मौसमी वबाई अमराज हैं जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले सांस की बीमारियों में मुबतला होते जा रहे हैं। जी हालात बिल्कुल वही हैं। मतलब लिटरली हम जब अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, वीडियोस देखते हैं, वी वांट के कोई बेहतरी, कुछ निज़ाम बेहतर हुआ। मतलब अभी डेरा मुराद जमाली का रुख करेंगे और वहाँ से आबिद बलोच हमें बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। जी अब्दुल्ला, नसीराबाद में सैलाब की तबाहकारियों को 3 माह गुजरने के बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है रिलीफ और बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। मौसम के बदलने और बारिशें शुरू होने से सड़क किनारे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को बढ़ा दिया और मौसम के बदलने के साथ साथ मुतासरीन के मासूम बच्चे नमोनिया, मलेरिया और जो है खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से करोड़ों रुपए की इमदाद के दावे तो किए गए, मगर मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार इलाज और इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर बेघर सैलाब मुतासरीन में जो है टेंट, अद्वियात, खुराक और गर्म कंबल फराम करे ताकि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम हो सके। और नसीराबाद के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर जो है 1 से 2 फुट सैलाबी पानी मौजूद है, जिससे इलाके में ताफुन फैल गया है। जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो है पाक आर्मी FC की जानिब से सैलाब मुतासरीन को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इन्हें रोज़गार और माल मवेशी और रक्षा फराम किए जा रहे हैं। जी ये सारी सूरत हाल है और हम हुकूमतों से तो क्या ही इल्तिजा करें। लिटरली हम अपने बहन भाइयों से, अपने हम वतनों से, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहेंगे कि पर्टिकुलरली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि ठीक है आप सियासत में बड़ा इन्वेस्टेड हैं और आप सियासी कॉजेज़ के लिए बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त कर रहे हैं, जानने वाले कर रहे हैं, बट दिस शुड बी योर प्रायोरिटी माय डियर्स। सीरियसली और है भी बाय द वे अ लॉट ऑफ। अच्छा जी, अभी हम ये वही सिलसिला चलता रहना चाहिए। पता है कराची में फाइनली हमें जो वो लाल लंबी लंबी खूबसूरत बसें चलती हुई नज़र आती हैं तो लिटरली क्योंकि बहुत देर बाद कोई चीज़ मिली है ना तो दिल खुश होता है उन्हें देख के और होपफुली ये सिलसिला अब चलता रहेगा। हाँ, लेकिन आई एम सॉरी, मेरा प्रोटेस्ट ये कि इनके रूट्स बढ़ाने चाहिए। हाँ, हर तो जगह नहीं जाती। पता है और बसेस आ रही हैं ना तो होपफुली रूट्स बढ़ जाएंगे। पीपल्स बस सर्विस की कामयाबी के बाद आज कराची में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक बसों की टेस्ट ड्राइव आज से शुरू हो रही है। वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने वही बसें देखो, हाँ ट्वीट में लिखा उन्होंने कि ट्रेनें लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लग रही है बिल्कुल, दे आर स्टनिंग। और पता है क्या, हमारा जो पीपल्स बस सर्विस वाला तजर्बा है, खुदा का शुक्र है कि वो कामयाब रहा है और उनकी होपफुली मेंटेनेंस भी हो रही होगी और अब ये बसें आज से ट्रायल वर्जन की तरह के तौर पर चलाई जाएंगी, ट्रायल बेसिस के तौर पर चलाई बस जाएंगी। देखते ही और इनसाइड देखते ही मुझे ना ऑलरेडी दुख हो रहा है बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर हमने आवाम ने जो ट्रैवल करेंगे इन बसों में अगर उन्होंने इसको सही तरह ना रखा
तो ये ज्यादा देर तक सही नहीं रहेंगी। सीटों में बॉल पॉइंट ना जाएं और च्युइंगम ना चिपकाएं और पान की पीके थूके, मतलब ये नहीं हो सकता। और लेबल फोन नंबर मत अपना लिखें, फोन नंबर ना कोई आपको कॉल नहीं, चाबी से खुरेचे ना मारें। हाँ मतलब ये can't believe that we have to say all these things. पता है अगर कोई फोन नंबर लिखे ना तो उसे कॉल करके बताना चाहिए कि ये तुमने कितनी घटिया हरकत की है, सिर्फ ये बताना चाहिए। मैं तो कुछ और भी कहने लगी थी लेकिन नहीं, हम इतनी बुरी आइडियाज बिल्कुल नहीं देंगे। बाकी आप समझदार हैं ना कि क्या करना चाहिए उस फोन पे कॉल करके। द फ्लोर इज ओपन। ब्रेक क्या, टाइम ही नहीं है अब तो। वी आर गोना सी यू टुमारो।